Hello students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science Chapter 3 Equality Part 2. Part 1 इसको हम पहले वाली क्लास के अंदर लिया था. तो जो इक्वलिटी के अंदर जो इनइक्वलिटीज जो क्रिएट हुई थी, आपकी नेचुरल इनइक्वलिटी है, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है, इन दोनों इनइक्वलिटीज को हम लास्ट क्लास के अंदर ले चुके थे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी. तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास में इकोनॉमी के बेस के ऊपर डिफरेंशिएशन है. क्लास के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर. तो ये जो इनइक्वलिटी क्रिएट हुई है वो किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ मनी. किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है. तो यहां पर ये इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी के बिना कहा जाता है कि पॉलिटिकल इनइक्वलिटी का या पॉलिटिकल इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है जब तक इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रोवाइड नहीं करते. तो इकोनॉमिक इक्वलिटी के अंदर कह रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम बिटवीन इंडिविजुअल और क्लासेस. किस बेसिस के ऊपर क्रिएट होती है? तो सोसाइटी के अंदर काफी पहले से विद्यमान है, चली हुई आ रही है इक्वलिटी. उसका मेन रीजन क्या है कि लोगों के पास में, कम्युनिटी के पास में, इंडिविजुअल के पास में वेल्थ है, पैसा, प्रॉपर्टी, या फिर उनकी जो आमदनी है, लाइवलीहुड है, वो अलग अलग है. किसी के पास में बहुत ज्यादा है, किसी के पास में बहुत कम है. कोई बहुत रिच है, कोई हैंड टू माउथ है. तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई जो इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, उसको मेजर करने के दो तरीके बताए इसने कि देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन ए सोसाइटी. तो सबसे पहला जो इसने दिया, फर्स्ट इज मेजरिंग द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट ग्रुप. यानी रिलेटिव डिफरेंस का मतलब है कि उनका डिफरेंस किसके अंदर? रेशो के अंदर, आनुपातिक अंतर, उसको नापा जाए. यानी किसके पास में इकोनॉमिक इक्वलिटी ज्यादा है, किसी के पास में कम है. और सेकंड तरीका यह है इसको कि अनदर वे कुड बी एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. यानी कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन ये हर कंट्री अपने अपने तरीके से डिसाइड करता है. आज यूएसए वगैरह ऐसे कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन वहां की कंडीशंस के हिसाब से उसका मेजरमेंट अलग है. वर्ल्ड बैंक अपना अलग मेजरमेंट देता है, इंडिया के अंदर उसका अलग है. तो हम हमारे इंडिया की बात करें या किसी भी, तो नंबर ऑफ पीपल यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो, जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर हम ये फाइंड आउट करें कि भाई कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं. तो ये दो तरीके हैं. यानी पहला तरीका किस बेसिस के ऊपर? आनुपातिक अंतर, रेशो के बेसिस के ऊपर, यानी किसके पास ज्यादा है, किसके पास में कितने लोग उसके अंदर हैं, कितने लोग रिच है, कितने लोग पुअर है. दूसरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बेस के ऊपर वी कैन फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज रिच और द पुअर. तो विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इनइक्वलिटीज may continue to exist between individuals, but there is the possibility of improving one's position in society with sufficient effort. तो हम बात करें सिंपली कि भाई सोसाइटी के अंदर एंशिएंट टाइम से ही पैसे के बेस के ऊपर कभी इक्वलिटी क्रिएट नहीं रही, हमेशा से ही इनइक्वलिटीज विद्यमान रही हैं. तो ये ऐसे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं कि भाई लोगों के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को खत्म करके इकोनॉमिक इक्वलिटीज को आगे लाया जाए, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं. तो उसके लिए जिन लोगों के पास में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाए. तो
यानी जिसके पास में स्किल है लेकिन उस पर्सन को अपनी स्किल को आगे डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि कम से कम वो पर्सन जिसके पास स्किल है, टैलेंट है, वो तो अपनी हालत को सुधार सके। नहीं तो क्या होगा, जो जैसा है वैसा का वैसा ही चलता रहेगा अगर लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी कह रहा है कि यानी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ में इनइक्वलिटीज सोसाइटी के अंदर विद्यमान भी रही है। यानी आप प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन फिर भी इनइक्वलिटीज क्रिएट हुई है। लेकिन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग वंस पोजीशन इन सोसाइटी विद सफिशिएंट एफर्ट्स। यानी जिस अगर पर्सन के पास में अपने स्किल है, टैलेंट है, अब वो अपना एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स कर रहा है, तो उस एफर्ट्स के बेस के ऊपर वो पर्सन सोसाइटी के अंदर अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, अपनी पोजीशन को वो आगे बढ़ा सकता है, यानी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट कर सकता है। किसके बेसिस के ऊपर? उसके एफर्ट्स के बेस के ऊपर। और जो सोसाइटी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करी जा रही है, उस अपॉर्चुनिटीज को यूज में लेकर के वो अपने उसको आगे बढ़ा सकता है, अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भाई कि जो इनइक्वलिटीज है दैट आर अनटच्ड आवर जनरेशन आर मोर डेंजरस फॉर सोसाइटी। तो वो इनइक्वलिटीज जिनको कि कभी हमने छुआ ही नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई हैं, तो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो इनइक्वलिटीज है जो अनटच्ड रही है जनरेशन से ऊपर, वो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। अब वो कौन सी है इनइक्वलिटीज? तो ये कह रहा है इफ इन ए सोसाइटी सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it। यानी यहां पर ही कह रहा है कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अनाप शराब पैसा होता है, अनाप शराब पैसे के साथ वो उनके पास पावर आ जाती है, और यही पावर और पैसा एक जनरेशन से उनकी पीढ़ियों के अंदर आगे ट्रांसफर होता रहता है। यानी जो जमींदार बन गया उसका बेटा भी जमींदार हुआ, उसके पास भी धन दौलत वैसे की वैसे ही आ गई, उसके पास भी जो उसके फोर फादर ने पावर का यूज किया उसी पावर का वो पर्सन भी यूज कर रहा है, आने वाली जनरेशन भी यूज कर रही है। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। तो अवर जनरेशन द सोसाइटी वुड बिकम डिवाइडेड बिटवीन दोज क्लासेस एंड अदर्स हु हैव रिमेन्ड पुअर अवर जनरेशन। यानी इसके बेस के ऊपर सोसाइटी एक तरह से दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर। यानी जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर रहेगा। यानी इट क्रिएट्स द वाइड गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। तो ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस। अब कालाक्रम के अंदर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके हिसाब से ये जो डिफरेंसेस हैं यही सोसाइटी के अंदर गुस्सा लोगों के अंदर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल्दी क्लास इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच ए सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड एग्लिटेरियन। क्योंकि पावर जिसके पास में पावर है, जिसके पास में पैसा है, तो वो लोग सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं करने देंगे। उनके हिसाब से सोसाइटी को रिफॉर्म करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उनको उनकी पावर, उनका पैसा छीनने का डर रहेगा। तो ये भी एक रीजन है। तो यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन लोगों के पास में पैसा है और जिन लोगों के पास में पावर है, उनके भी एफर्ट्स चाहिए कि वो जो समाज के अंदर इनइक्वलिटीज क्रिएट हो रही हैं उन इनइक्वलिटीज को रिमूव करने में, एबोलिश करने के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब इसके ऊपर अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, सबने अपने अपने आइडियाज डेवलप करे। तो एक फिलोसफर थे मार्क्स, कार्ल मार्क्स। एज यू नो दैट
जर्मन के अंदर इनका जन्म हुआ, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल अलग थी, उसकी वजह से जर्मन से ब्रिटेन चले गए, ज़्यादातर टाइम उन्होंने हालांकि वहाँ पर ब्रिटेन में बिताया। तो यहाँ पर ये कहता है मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म आर टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ आवर टाइम। दो चीज़ें हैं, एक तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा और दूसरी लिबरल्स की विचारधारा। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि द रूट कॉज ऑफ एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी वाज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल और लैंड और फॉरेस्ट एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। यानी वो जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि जो समाज के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सबसे जो मूल कारण है वो क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व। ये क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर अपना जैसे आपके जो जंगल है, आपकी कोई लैंड पड़ी हुई है, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, अदर्स जो चीज़ें हैं, लैंड है, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, दूसरे के साथ में कोई शेयरिंग नहीं है। तो वो ये कहता है कि सबसे बड़ा कारण जो इनइक्वालिटीज का है कि ये प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर दिया जाए। तो यहां पर तो ही पॉइंटेड आउट सच प्राइवेट ओनरशिप डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ओनर्स wealthy, it also gave them political power which enables them to influence state policies and laws, and this could prove a threat to democratic government. अब यहाँ पर तो कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं कि इस तरह की जो प्राइवेट ओनरशिप है डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ओनर्स वेल्दी, इससे यानी आपके पास में पैसा है, आपका निजी स्वामित्व है, उससे केवल क्लास ही वेल्दी नहीं होगी, यानी जो पावरफुल पीपल है, जो वेल्दी पीपल हैं, वो अपने पैसे के बेस के ऊपर पॉलिटिकल पावर को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं और विच एनेबल्स देम टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज, और अपनी पैसे का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर दिखाते हैं, स्टेट की पॉलिसीज के ऊपर। जो स्टेट जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है वो अपने फेवरेबल पॉलिसीज को बनवाते हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए खतरा बन जाता है। यानी सीधा सीधा मैं बताऊं आपको कि अब वो यूज ऑफ मनी एंड मशल पावर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, फंड देंगे, चंदा देंगे, और जब यही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाएंगी तो उनसे अपना पैसा वसूल करेंगे, किस बेसिस के ऊपर, अपने फेवरेबल पॉलिसीज बनवाएंगे। एंड दीज काइंड्स ऑफ पॉलिसीज गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ओनली। केवल ये पॉलिसीज किसके फेवर में जाएंगी, वेल्दी और पावरफुल पीपल के उसमें जाएंगी। तो यहां पर वो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि ये पैसे के साथ साथ पॉलिटिकल पावर को भी क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये पॉलिटिकल पावर ऑक्यूपाई करने के बाद में अपने फेवरेबल पॉलिसी बनवाते हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो रूल है हमारा वो मेजॉरिटी के ऊपर है, और इसके अंदर पैसा किस केवल ओनली फॉर फ्यूज, केवल कुछ लोगों के पास ही है पैसा, और वो पॉलिसी किसके फेवर में जा रही है, केवल पैसे वाले लोगों की, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको आपने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक और प्रिविलेजेस। तो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ये भी मानते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उससे दूसरी प्रकार की भी सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है, यानी समाज के अंदर जो भी है उसको रैंक, वो किस लेवल का पर्सन है, उसको क्या क्या प्रिविलेजेस होने चाहिए, विशेष अधिकार केवल किस बेसिस के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, वो उनके इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बेस के ऊपर वो क्रिएट हो रहे हैं, और उन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के साथ साथ समाज के अंदर दूसरी भी सोशल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट होती हैं। तो देयरफॉर टू टैकल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and form of
प्रॉपर्टी। तो यहां पर ये बताया कि टू टेकल यानी जो समाज में फैली हुई जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उनको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू गो बियॉन्ड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं उससे जो समाज के द्वारा जो लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड किए जाने का प्रयास हो रहा है उससे भी आगे जाना पड़ेगा। यानी केवल आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके इनइक्वलिटीज को खत्म नहीं कर सकते। यहां पर वो ये कहता है मार्क्स कि टू एंश्योर यानी पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, जो भी जरूरत एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आपका ऑयल के हैं रिसोर्स, आपके लैंड है, आपका है जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट है, इस टाइप की जो चीजें हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं रह करके किसका कंट्रोल होना चाहिए? पब्लिक का कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो वहां से जो रिटर्न आ रहा है या उसके थ्रू जो पैसा कमाया जा रहा है वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की पॉकेट में न जा करके वो पूरे सोसाइटी के लोगों के बीच में, कम्युनिटी के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब वो पैसा उस लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। तो ये विचारधारा किसकी थी? मार्क्सिस्ट की थी। अब सेकंड जो आइडियोलॉजी आती है वो है लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म यानी उदारवाद, ये अपना कहते हैं। तो लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवार्ड इन ए सोसाइटी। तो जो लिबरल्स हैं वो जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी के अंदर उचित तरीके से हो, इस चीज के अंदर वो इस कंपटीशन का समर्थन करते हैं कि भाई ये होना चाहिए। तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि दे बिलीव दैट व्हाइल स्टेट्स मे हैव टू इंटरवेन टू ट्राई एंड एंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दिस कैन नॉट बाय इटसेल्फ ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू सोसाइटी। तो यहां पर एक वो लिबरल्स ये मानते हैं कि जो स्टेट्स है वो लोगों को भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इसके लिए वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों के पास रहना चाहिए, इसके लिए वो स्टेट क्या कर सकता है? जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए। तो ये जो हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू सोसाइटी, इससे समाज के अंदर जस्टिस लाया जा सकता है, उसको उचित ठहराया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जो हर तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी लाने के लिए जो भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उसका या जितनी भी तरह की इनइक्वलिटीज है उसका निराकरण होना चाहिए। तो यहां पर वो कहता है कि फॉर देम एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिशन इज ओपन एंड फ्री, inequalities are unlikely to become entrenched and people will get due rewards for their talent and efforts। तो उनके हिसाब से अगर कंपटीशन ओपन है, फ्री है, तो inequalities are unlikely to become entrenched, यानी जो inequality जो समाज के अंदर विद्यमान थी वो खत्म हो जाएंगी और लोगों को उनके टैलेंट का, उनके एफर्ट्स का पूरा रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड का मतलब यहाँ पर किससे है? पैसे से है कि यानी उनको उनके टैलेंट का, उनके एफर्ट्स का, उनकी स्किल का उनको पूरा पैसा प्रोवाइड होगा, उनकी मेहनत का उनको पूरा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अनलाइक सोशलिस्ट के विपरीत लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज आर नेसेसरी लिंक्ड। तो सोशलिस्ट तो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज का आपस के अंदर लिंक है, जुड़ा हुआ है, लेकिन लिबरल्स इसको आपस के अंदर इसका लिंक नहीं मानते। वो कहते हैं दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटीज इन ईच ऑफ दीज स्फीयर शुड बी टेकन एप्रोप्रिएटली, यानी जो इनइक्वालिटीज समाज के अंदर विद्यमान है
हर स्तर के ऊपर जो विद्यमान है उनको एक पर्याप्त एफर्ट्स के जरिए, पूरे संसाधन के जरिए उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब आती है बात कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। तो कैसे भाई इक्वलिटीज को प्रमोट करेंगे आप? तो वी नीड टू कंसिडर इफ द यूज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज जस्टिफाइड फॉर पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है? इफ द यूज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज जस्टिफाइड, यानी आप अफर्मेटिव एक्शन का मतलब यहां पे क्या है? सकारात्मक सोच रखते हैं तो इस चीज को उचित ठहराया जा सकता है। ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी, यानी समाज के अंदर इक्वलिटी लाई जा सकता है किस चीज के ऊपर? पॉजिटिव थिंकिंग के बेस के ऊपर। तो एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, यानी जो औपचारिक इक्वलिटी है वो कैसे आप एस्टैब्लिश करेंगे? अब इसके अंदर टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेप्स लिए गए। जो सबसे पहला स्टेप था, तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वलिटी इज एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रिविलेजेस। यानी समाज के अंदर जो फॉर्मल सिस्टम चला हुआ आ रहा था कि भाई लोगों के बीच में इनइक्वलिटी प्रिविलेजेस के बेस के ऊपर है, बर्थ के बेस के ऊपर जो लोगों को राइट मिले हुए थे, या दूसरी जो चीज़ें चली आ रही, ये जो कस्टम या ट्रेडिशनल जो सिस्टम चला हुआ आ रहा था, उस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहला काम तो ये। सेकंड कह रहा है ये कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम, a legal system that prohibited some section of society from enjoying certain kinds of opportunities and rewards। तो दूसरा यहाँ पर कहता है कि जितनी भी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको प्रोटेक्ट किसके थ्रू किया जा रहा है? कस्टम के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम है कि भाई ये तो जमींदार साहब का बेटा है, वो तो ये काम कैसे करेगा, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। ये तो राजा का बेटा है, इसको तो स्पेशल राइट्स है ही सही। यानी उन चीज़ों को कस्टम के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। तो ए लीगल सिस्टम दैट प्रोहिबिटेड सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एंजॉइंग सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिवार्ड। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि ये इस टाइप के ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि लीगल सिस्टम लाया जाए, जिससे कि जो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और कुछ जो सोसाइटी के लोगों को जिनको कि राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो और वो अपने राइट्स का एंजॉय कर सके। अब जैसे यहां पे ऐसा एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड राइट टू वोट इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। अपन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर आज भी कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर कि लोगों को इक्वल राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। स्पेशली ओनली दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु आर हैविंग द प्रॉपर्टी, हु आर रिच, दीज काइंड्स ऑफ पर्सन हैविंग द राइट टू वोट। और जो पुअर पीपल हैं उनको ये राइट्स ही नहीं है। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि ये इनइक्वलिटीज प्रोवाइड हो रही है। So the caste system in India prevented people from the lower caste from doing anything except manual labor। यानी ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम के बेस के ऊपर चला हुआ था। Those kinds of person who born in the lower caste people, who born in the lower caste family, these kinds of persons were not allowed to do intellectual work। वो केवल क्या कर, उनको क्या माना गया कि ये केवल फिजिकल लेबर कर सकते हैं ये लोग, इनके पास में दिमाग नहीं है, इनको केवल फिजिकल वर्क ही इनसे कराया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिया, वीमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मेनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज। जो फीमेल थी हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली, कुछ कई सारे जो प्रोफेशंस थे, ऑक्यूपेशंस थे, उससे उनको प्रोहिबिटेड किया जाता था कि भाई ये कमज़ोर है, कमज़ोर होने की वजह से ये अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगी काम को, ये स्पेशली फिजिकली वीक है।
तो ये एक जो सिस्टम चला हुआ था, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ये सारे सिस्टम को क्या करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है, और इन लोगों को भी एक सोसाइटी की, कम्युनिटी की मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ना जरूरी है। तो अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर्ड दैट ऑल सच रेस्ट्रिक्शंस और प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। तो यहाँ पे बता रहा है कि अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर्स, यानी इक्वलिटी लाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, इस टाइप के जो प्रिविलेजेस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ख़त्म किया जाना जरूरी है। दिस इज व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज। ये का यही इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ एफर्ट्स किए गए। अब वो क्या है, ये जो बता रहा है वो किसके लिए, अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कह रहे हैं हम कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर है कि भाई किसी के साथ में किसी भी प्रकार का प्लेस के बेस के ऊपर, बर्थ प्लेस के बेस के ऊपर, कास्ट के बेस के ऊपर, सेक्स के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और साथ में कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी जो अनटचेबिलिटी जो समाज के अंदर पीढ़ियों से चली हुई आ रही थी, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई एक्ट करेगा तो वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। तो most modern constitution and democratic government have formally accepted the principle equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to the caste, race, religion or gender। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अधिकतर जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो नए नए जो कंट्रीज़ ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने इक्वलिटी के फॉर्मली एक्सेप्ट किया है कि भाई जितने भी समाज के अंदर लोग रहे हैं वो सब इक्वल हैं, और उनको साथ में मिलकर के कुछ ऐसे सिटीजन्स के साथ में लॉ बनाए जाएं जो कि किसी भी कास्ट या रिलीजन या जेंडर के ऊपर बेस ना हो, यानी सबको समाज के अंदर इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। अब इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अब यानी समाज के अंदर जो भी लोग विद्यमान हैं या जो रह रहे हैं उनके अंदर इनइक्वलिटीज तो क्रिएट होगी, इसमें तो कोई हुआ है नहीं, लेकिन उन इनइक्वलिटीज के अंदर यहाँ पे कह रहा है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि समटाइम इट इज नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट। यानी सभी तरह के लोग हैं, तो सभी तरह के लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग पुअर हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं या कोई हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाए जिससे कि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा के साथ में, मेन स्ट्रीम के साथ में अटैच हो सके। तो उसके लिए कुछ उनको अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे उसके बारे में ही बता रहा है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के बारे में कि फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्ड पीपल में जस्टिफाइबल डिमांड स्पेशल रैंप इन पब्लिक स्पेसेस सो दैट दे कैन गेट एन इक्वल चांस टू एंटर पब्लिक बिल्डिंग। अब मान लो किसी पर्सन कोई व्हील चेयर के ऊपर है, तो वहां पर उसको पब्लिक प्लेस के अंदर एंटर होना है, तो ऑब्वियसली चल के तो जा नहीं सकता। एजेड पर्सन है, दिक्कत आ रही है, उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करा दी गया। जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको है जो क्या बोलते हैं वहाँ पर रैंप वगैरह प्रोवाइड करा दिया जिसके थ्रू वो आराम से पब्लिक स्पेस के अंदर एंटर हो सके। तो ये जो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है वो एक तरह से इनइक्वलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया, और वीमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर एट नाइट मे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द जर्नी टू एंड फ्रॉम द सेंटर सो दैट देयर इक्वल राइट टू वर्क मे बी प्रोटेक्टेड। आप फीमेल जो वर्क कर रही है स्पेशली कॉल सेंटर के अंदर, नाइट शिफ्ट के अंदर वर्क कर रही है, उनको अपने घर से लेकर वर्किंग प्लेस तक और वर्किंग प्लेस से लेकर घर तक उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए।
जिससे कि वो लोग भी है जो क्या बोलते हैं अपने राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये भी जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो दिया जा रहा है वो इनइक्वलिटीज का उदाहरण नहीं है कि भाई उसको उससे इनइक्वलिटीज क्रिएट हो रही है, उससे इक्वलिटी ही बनी रहेगी। केवल आप उन लोगों को उनके बेसिस के ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब सम कंट्रीज हैव यूज्ड पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एनहेंस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन इंडिया वी हैव रैलीड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अब कुछ कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को भी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में लिया, जिससे कि समाज के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो। तो इंडिया में वी हैव रैलीड ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अब यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर भी किया गया, रिजर्वेशन की पॉलिसी प्रोवाइड कराई गई। रिजर्वेशन किसको? शेड्यूल कास्ट को दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धीरे धीरे अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि सबसे पहले माना गया यानी कि भाई ये जो एससी और एसटी के जो लोग हैं काफ़ी पिछड़े हैं, अगर इनको अपन आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन पीछे का पीछे ही रह जाएगा। क्योंकि दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु आर पावरफुल, हु आर रिसोर्सफुल, वो लोग इन लोगों को आगे बढ़ने का पूरा चांस ही नहीं देंगे। तो ये जरूरी था उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया। आगे जाकर के फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया गया। अब फीमेल को भी 1/3 सीट्स उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। तो ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के थ्रू अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ा जा सके। अब आता है हमारा अफर्मेटिव एक्शन, यानी पॉजिटिव थिंग क्या बताता है। जो अफर्मेटिव एक्शन है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ। तो यहाँ पर कह रहा है केवल आप लॉ के बेस के ऊपर, कानून बना करके एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को खत्म नहीं कर सकते या कोई इक्वलिटी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स, फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग on facilities for disadvantaged communities such as scholarship and hostels, to special consideration for admission to educational institutions and jobs। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अफर्मेटिव एक्शन जो है जरूरी है, अलग अलग फॉर्म के अंदर लिया जाएगा। फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग, यानी उन जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अगर आप कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं उनके ऊपर आप पैसा खर्च करें, यानी उनको क्या करें, जैसे कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको आपने, उनके बच्चों को आपने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी, हॉस्टल्स दे दिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया, जॉब्स के अंदर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया। तो ये एक एफर्ट्स है, अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव थिंक है, जिसके थ्रू हम इक्वलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। In our country, we have adopted a policy of quotas, reserved seats in education and jobs to provide equality of opportunity to deprived groups। हमारे कंट्री के अंदर भी हमने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, स्पेशल कोटा बनाया गया है, यानी कुछ लोगों के लिए, उनको जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उन लोगों के लिए एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए हर जगह के ऊपर उनको एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है। तो दिस हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट। अब यहां पर यानी आप उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो रिजर्वेशन या दूसरी चीजें जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है वो एक डिबेट का विषय हो सकता है, डिसएग्रीमेंट, यानी कुछ लोग उससे डिसएग्री कर सकते हैं। स्पेशली कौन से लोग, जिनको कि इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो लोग अपने तर्क देंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी ए टेम्परेरी और टाइम बाउंड मेजर्स, यानी जो आप स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल फैसिलिटीज इन लोगों को जो प्रोवाइड कराई जा रही है वो एक टेम्परेरी, यानी वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए,
एक टेम्पररी होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी इस टाइम पीरियड तक के लिए भाई इनको प्रोवाइड कराया गया है। ये किन लोगों का है? जो इसको अगेंस्ट में है रिजर्वेशन वगैरह के, वो लोगों का सोच ये है। तो critics of positive discrimination contend that any provision of reservation or quotas for the deprived in the admission for higher education or jobs is unfair as it arbitrarily denies other section of society their right equal treatment. तो यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अपोज कर रहे हैं, दैट एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, यानी जो अपोज किसको कर रहे हैं? किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन या कोटा जो डिप्राइव्ड सेक्शन को दिया गया है हायर एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर, उनके हिसाब से वो क्या है? बिल्कुल अनफेयर है, गलत है कि भाई इसको आपने अपने मनमाने तरीके से क्या कर दिया गया है? सोसाइटी के ऊपर थोप दिया गया है। तो ये जिन लोगों के पास में टैलेंट है, जो वास्तव में हकदार है, उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। तो उन लोगों का थिंकिंग ये है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट इट इज रिलेवेंट टू ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वलिटी एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई यहां पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस बहस के ऊपर अपन चले, डिबेट के ऊपर, कि भाई यहां पे कह रहा है कि जो व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में और इक्वलिटी के बीच में इस डिफरेंसेस को समझा जाना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि भाई ये कह रहा है कि भाई इस बहस के रोशनी में इस चीज को देखना प्रासंगिक है, जरूरी है इस चीज को देखना कि व्यक्ति के समान अधिकार और राज्यों के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनके बीच में, समानता के बीच में इसको फर्क को समझा जाना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स हैव ए राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि हर एक पर्सन को राइट है कि उसको इक्वल कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जाए। किसके अंदर? एडमिशन हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या पब्लिक सेक्टर के अंदर वो कोई गवर्नमेंट को जॉब वगैरह गेन करना चाह रहा है, तो सबके पास में राइट है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई कंपटीशन जो है वो फेयरली होना चाहिए, यानी आप किसी को उसकी स्किल को या टैलेंट को आप डिनाइड नहीं कर सकते। तो मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स वेदर दे आर दलित, वीमेन और एनी अदर कैटेगरी डिजर्व ए नीड सम स्पेशल हेल्प। तो जो लोग एक्सक्लूडेड ग्रुप के हैं, बिल्कुल एक तरह से डिसएडवांटेजेस ग्रुप के हैं, चाहे वो दलित हों या फीमेल हों या किसी दूसरी कैटेगरी की हों, तो उन लोगों को जरूरत है कि कुछ स्पेशल हेल्प उनको प्रोवाइड की जाए। यानी यहां पर स्पेशल हेल्प में कह रहा है टू प्रोवाइड दिस द स्टेट मस्ट डिवाइस स्पेशल पॉलिसीज। स्टेट को क्या जरूरत है? मस्ट डिवाइस स्पेशल पॉलिसीज, यानी स्टेट एज को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, सोशल पॉलिसीज बनानी चाहिए विच वुड हेल्प टू मेक सच पीपल, जो कि इस टाइप के लोगों की हेल्प कर सके, सच पीपल इक्वल एंड गिव देम फेयर चांस टू कम्पीट विद अदर्स, और सबको एक इक्वल चांस मिले, फेयर चांस मिले, जिससे कि वो अपने दूसरों से अपने आप को कम्पीट कर सके। तो द स्फेयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, India has done far less for its deprived population than what is their due. तो जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके अंदर यानी जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, उसके लिए ये कह रहा है कि वो बहुत कम है, उनको उससे भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होगी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज ऑफ दिस काइंड हिंडर द परस्यूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज है सोसाइटी के अंदर, जो ये इनइक्वलिटीज क्रिएट हो रही है, विद्यमान हो रही हैं, वो
एक तरह से समान अवसर जो लोगों को प्रोवाइड होने चाहिए उसके अंदर एक बहुत बड़ी बाधा है। द पॉलिसीज डेट वी चूज वुड हैव टू बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर सक्सेस, यानी जिस पॉलिसी को हमने चूज किया है, एक्सेप्ट किया है, उसको उसकी सक्सेस के बेस के ऊपर उचित ठहराया जा सकता है इन मेकिंग द सोसाइटी मोर एग्लिटेरियन एंड फेयर टू ऑल, यानी सोसाइटी को फेयर, समानतावादी, समान विचारवादी बना करके। तो ऑन द इश्यू ऑफ इक्वलिटी, a distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal। तो यहां पे कह रहा है कि जो इक्वलिटी का जो इश्यू है, जो डिस्टिंक्शन मस्ट आल्सो बी मेड बिटवीन द ट्रीटिंग एवरीवन, यानी जो अंतर जो किया गया है, हर लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए इन एन आइडेंटिकल मैनर एंड ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो उसके अंदर भी ये कह रहा है जो अंतर किया जा रहा है वो जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों? यानी उन लोगों को भी आगे बढ़ाना जरूरी। तो डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट में भी कंसिडर्ड टू रियलाइज द गोल ऑफ इक्वलिटी, यानी जो अलग अलग ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट, ये जो अंतर जो प्रोवाइड किया जाए वो भी इस चीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है कि भाई इक्वलिटी के गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है, बट इट रिक्वायर जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन। लेकिन इसका एक सही तरीके से जस्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी के सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो मैनी ऑफ दीज इशू रिलेटिंग टू द परस्यूट ऑफ इक्वलिटी हैव बीन रेज्ड बाय द वीमेंस मूवमेंट। अब इसके ऊपर फीमेल ने भी अपने अपने टाइम के ऊपर इशू उठाए, अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको जस्टिफाइड किया कि भाई ये जो इशू है, जस्ट लाइक उनको है जो क्या बोलते हैं इक्वल, जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो प्रोवाइड नहीं थे। एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल चला वर्ल्ड के अंदर, उनको पब्लिक स्पेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं थी, उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। तो सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के लोगों ने भी इसके अंदर उनका साथ दिया। तो इन द 19th सेंचुरी वीमेन स्ट्रगल्ड फॉर इक्वल राइट्स, जो मैंने अभी बताया आपको, इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। तो उन्होंने डिमांड की थी कि फॉर इंस्टेंस द राइट टू वोट, जो मैंने कहा अभी आपको कि राइट टू वोट समाज के, यानी पहले स्टार्टिंग के अंदर वर्ल्ड में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो थी नहीं, फिर उसके बाद में ओनली मेल का पर्सन, उनको ये राइट प्रोवाइड हुआ, वोटिंग राइट, यानी पहले मेल, जितने ही मेल थे उनको भी नहीं था, पहले ओनली प्रॉपर्टाइड पर्सन हैविंग द राइट टू वोट, आफ्टर देन मेल पर्सन को हुआ, आफ्टर देन फिर फीमेल का एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल चला, उस बेसिस के ऊपर उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड किए गए। यानी अब सेकंड जो दिया, राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड राइट टू वर्क, जो डिग्रीज हैं कॉलेजेस के अंदर, यानी उनको एडुकेशन के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उसके ऊपर भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। राइट टू वर्क, यानी पहले केवल उनको क्या माना जाता था कि भाई घर का डोमेस्टिक वर्क करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया, इससे पब्लिक स्पेस के अंदर भी उनको वर्क प्रोवाइड किया जाए। तो डेट इज द सेम राइट एज द मैन इन देयर सोसाइटी, यानी उन्होंने स्ट्रगल किस चीज के लिए किया कि जो भी राइट्स मेल पर्सन को प्रोवाइड है वो सारे राइट्स फीमेल को भी प्रोवाइड होने चाहिए। तो एज दे एंटर्ड द जॉब मार्केट दे रियलाइज्ड दैट वीमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट्स। तो जब वो जॉब मार्केट के अंदर एंटर हुई तो उन्होंने रियलाइज किया भाई ये जो फीमेल है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, जिससे कि वो अपने राइट्स का यूज कर सके। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज इंटेंडेड एंड जस्टिफाइड ओनली एज ए मीन्स टू प्रोमोटिंग ए जस्ट एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी। जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, यानी जो इन लोगों को जो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो एक तरह से उचित है, जिससे कि समाज के अंदर एक एग्लिटेरियन सोसाइटी, समतावादी विचारधारा यानी समतावादी विचार
समाज के अंदर रह सके और समाज समतावादी बन सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।